नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में, जिसमें आज दिन भर की बड़ी राजनीतिक खबरें आपके लिए चुन चुन कर लेकर आए हैं। और सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा राजस्थान का, जहाँ पर सियासी बवाल मचा हुआ है। और इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि विधायकों का जो रेट है वो अब अनलिमिटेड हो गया है। और यहां पर खरीद फरोख्त का इल्जाम लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी पर, और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और इसी के साथ दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर राम मंदिर निर्माण का राजनीति के बजाय शिलान्यास किसी बड़े संत से कराया जाए, ये बड़ा बयान दे दिया है समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता चाचा शिवपाल यादव ने। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का और विधायकों के खरीद फरोख्त की नीति का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइएगा और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही मोदी सरकार, दिग्विजय सिंह। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका चीन की कंपनी डोंगफेंग को दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया है। सिंह ने केंद्र सरकार को राफेल सौदे की वास्तविकता को छुपाने पर और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री से अनेक सवाल किए हैं। 746 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ में क्यों खरीदा गया। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यूपीए सरकार ने 126 राफेल विमान के लिए फ्रांस से करार किया था। मोदी सरकार ने किन कारणों से 126 के बजाय सिर्फ 36 राफेल खरीदने का फैसला लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार जिस राफेल विमान को 746 करोड़ रुपए में खरीद रही थी, उसे 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया, यह देश को नहीं बताया जाना प्रमाणित करता है कि इस सौदे से भ्रष्टाचार किया गया है एवं देश को धोखा दिया है। यूपीए सरकार ने फ्रांस में तैयार 18 राफेल को छोड़कर शेष राफेल भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ही बनाने का समझौता किया था। किंतु मोदी सरकार ने सार्वजनिक अनुभवहीन कंपनी, जिसने विमान का कभी एक पुर्जा तक नहीं बनाया, उससे 30,000 करोड़ की डील किस दबाव में की गई है। कौन कौन से बिचौलिए इस डील में शामिल थे, उनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। पीएम मोदी अपना रहे हैं दोहरे मापदंड। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रजातंत्र में विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार है। भले ही मोदी की ट्रोल आर्मी और कठपुतली मीडिया विपक्ष के सवाल करने पर उन्हें राष्ट्रद्रोही कहे, वे सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का यह फर्ज है कि हजारों करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान कर लिए गए राफेल सौदे पर मोदी सरकार से प्रश्न किए जाएं। देश की जनता को फ्रांस सरकार से की गई इस डील की सच्चाई जानने का हक है। एक न एक दिन राफेल सौदे में किए गए भ्रष्टाचार से पर्दा उठेगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी पर जमकर बरसे सीएम गहलोत, कहा अब विधायकों की रेट हो गई अनलिमिटेड। जी हां दोस्तों, राजस्थान की राजनीति दलदली होती जा रही है। कारण है हॉर्स ट्रेडिंग। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इसे लेकर खुलासे कर रहे हैं। गुरुवार को कह दिया रेट अब अनलिमिटेड हो गई। एक बार कह दिया कि हमारे कुछ महत्वाकांक्षी विधायक और बीजेपी ने मिलकर सरकार गिराने की साजिश रची। विधायकों की रेट छू गई आसमां। खरीद फरोख्त की सियासत में बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि जैसे ही विधानसभा का सत्र तय हुआ, वैसे ही विधायकों की रेट आसमां छू गई है, अनलिमिटेड हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उनका इस्तीफा नहीं होना अचरज भरा है, वे हॉर्स ट्रेडिंग की साजिश में शामिल हैं। उन्होंने संजीवनी क्रेडिट कंपनी को लेकर भी शेखावत को आड़े हाथों लिया। सीएम गहलोत ने कसा तंज। सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ का नाम लिए बगैर कहा कि ये छुप छुप कर दिल्ली जाते हैं, सुबह जाकर शाम को लौट आते हैं, वे सरकार की गिराने का काम में जुटे हैं। बसपा की 6 विधायकों की याचिका को लेकर अशोक गहलोत ने तंज कसा। साफ कहा कि बहन जी मिली हुई हैं भाजपा से, उन्हें ईडी इनकम टैक्स का डर दिखाई जा रहा। गहलोत ने संकेत दे दिए हैं कि विधानसभा सत्र में कोरोना समेत कई ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने फ्लोर टेस्ट की संभावना जता दी। आखिर क्यों रहते गहलोत, तनाव मुक्त ये संदेश भी उन्होंने दे दिया। कह दिया कि उन्हें ये उपहार ऊपर वाले से मिला है।
करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर निर्माण का राजनीति के बजाय शिलान्यास किसी बड़े संत से कराया जाए, शिवपाल। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण पर राजनीति करने की बजाय इसका शिलान्यास किसी महान संत से कराया जाना चाहिए। यादव ने अपने आवास पर बातचीत में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने मंदिर निर्माण का रास्ता खोल दिया है, अब शिलान्यास को राजनीति से दूर रखा जाए, इसका शिलान्यास किसी महान संत से कराया जाना चाहिए। यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान नौकरशाही के पूरी तरह से बेलगाम हो गई है, थाने और तहसील भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी का नौकरशाही में बैठे कुछ लोगों ने बहुत ही गलत फायदा उठाया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश के करोड़ों लोगों को भारी कठिनाइयों से जूझना पड़ा है। यहाँ तक कि 1000 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों को लौटे मजदूरों को सूबे की नौकरशाही के कारण कोई राहत नहीं मिल पाई। गौरतलब है कि आगामी 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राम मंदिर निर्माण की शिलान्यास प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सभी की आस्था के प्रतीक हैं और उनके मंदिर के निर्माण का मार्ग उच्चतम न्यायालय ने प्रशस्त किया है। यह मेरी निजी राय है कि अब इसमें किसी तरह की राजनीति करने के बजाय इसकी शुरुआत किसी बड़े संत से कराई जानी चाहिए, यही सबसे अच्छा होगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। भगवान राम के ननिहाल में कांग्रेस बनाएगी भव्य मंदिर, सीएम भूपेश बघेल ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भगवान राम के विश्व प्रसिद्ध मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त को रखे जाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस सरकार जल्द ही माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी में एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। भूपेश बघेल चंदखुरी पूरे परिवार के साथ पहुंचे और वहां पूजा अर्चना भी की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इसके पहले राम वन गमन पर्यटन परिपथ बनाने का काम पहले ही शुरू कर चुकी है और इसके लिए करीब 140 करोड़ की कॉन्सेप्ट प्लान तैयार किया हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार राम वन गमन पथ पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। भव्य मंदिर के निर्माण की कार्य योजना में परिसर में विद्युतीकरण, तालाब का सौंदर्यीकरण, घाट निर्माण, पार्किंग, परिक्रमा पथ का विकास आदि कार्य शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, यहाँ कड़ कड़ में भगवान राम बसे हुए हैं। भगवान राम के वनवास का बहुत सारा समय यही कटा है। छत्तीसगढ़ सरकार के भगवान राम के वन गमन मार्ग को पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित करने की योजना काफी बड़ी है। इसके जरिए वह इन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के प्रयास में है। करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने डॉक्टर कफील खान के लिए उठाई आवाज, योगी को पत्र लिखकर न्याय की बात कही। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि वह कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान को न्याय दिलवाने का प्रयास करें। कफील की उठाई आवाज। उन्होंने योगी को लिखे पत्र में कहा कि मैं डॉक्टर कफील खान का मामला आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ। वह अब तक लगभग 450 दिन से ज्यादा जेल में गुजार चुके हैं। कफील ने कठिन परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए डॉक्टर कफील को न्याय दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। गोरखनाथ के कथन का दिया हवाला। इसके साथ ही उन्होंने गुरु गोरखनाथ के एक कथन का हवाला देते हुए लिखा, मन में रहीणा भेद न कहीणा, बोलीबा अमृत वाणी, अगला अग्निक होइबा हे अवधु तो आपना होइबा पानी। इन पंक्तियों का भावार्थ है कि किसी से भेद ना करो, मीठी वाणी बोलो। यदि सामने वाला आग बनकर जला रहा है तो हे योगी तुम पानी बनकर उसे शांत करो। मथुरा में बंद है कफील खान। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के सिलसिले में कफील खान को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह मथुरा जिला कारागार में बंद हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार में आई बाढ़ को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार पर विपक्ष जो भी आरोप लगाता था, सत्ता पक्ष उस आरोप को नहीं मानता था, लेकिन गोपालगंज के सत्ताधारी विधायक ही अब सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं और बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। जनता परेशान और सरकार सो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में आ गया है, लोग परेशान हैं और सरकार सोई हुई है। 130 दिनों से मुख्यमंत्री बिहार के निकले नहीं हैं। तटबंध, पुल पुलिया, बांध सब टूट जाते हैं और लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है। मुख्यमंत्री जागिए और लोगों को बचाइए, जनता का जीना हुआ मुश्किल। आरजेडी नेता ने कहा कि जितना जानमाल का नुकसान हुआ है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, बांध अप्रोच सभी टूटा और बिहार सरकार के मंत्री यह कह रहे थे कि बांध को चूहा काट देता है, इसलिए बांध टूटा है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे सीएम। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे
दे रहे हैं। अब बीजेपी के ही विधायक स्थानीय नेता हैं और एमएलए हैं। अब वह भी नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने बांध को तोड़ने का काम किया, जो कि सवाल खड़ा करता है। अब तो सहयोगी भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बताएं कि आप ही के सहयोगी दल के विधायक सवाल उठा रहे हैं कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार को बाढ़ नियंत्रण करना चाहिए तो यह निमंत्रण दे रहे हैं। जो लोग मर रहे हैं उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। सरकार को बाढ़ पीड़ित प्रत्येक लोगों को 20-20 हजार रुपए देने चाहिए। सरकार का लोगों के प्रति रवैया ठीक नहीं है और सरकार में बैठी सत्ताधारी पार्टी चुनाव की चिंता कर रही है। कानून व्यवस्था का हाल खराब। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ना ही चुप्पी तोड़ी है और ना ही नंद किशोर यादव को बर्खास्त करने का काम किया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब है। बिहार में इंजीनियर को उसी के दफ्तर में जला दिया जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के स्थानीय विधायक मामला उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता ढूंढ रही है कि इस आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री कहां गायब हो गए हैं। बिहार सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, मोदी देश को कर रहे बर्बाद। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, रोजगार का सत्यानाश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में उत्पन्न मौजूदा परेशानियों को लेकर एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मोदी देश को बर्बाद कर रहा है। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को और रोजगार का सत्यानाश। उनकी पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है। ये भ्रम जल्दी ही टूटेगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना महामारी बेहद तेजी से बढ़ रही है। देश में हर दिन कोरोना के करीब 50,000 केस सामने आ रहे हैं। वहीं जो अर्थव्यवस्था पहले से ही बिगड़ी हुई थी वह कोरोना महामारी की वजह और पाताल में चली गई है। इन सभी चीजों को पटरी पर लाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को बड़े फैसले लेने की जरूरत है। लगातार राहुल गांधी इन मुद्दों को उठा रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार से छोटे व्यापारियों को राहत पैकेज देने की मांग कर रहे हैं लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। उधर आम जनता भी कोरोना महामारी से बेहाल है। कोरोना महामारी की वजह से लगाए लॉकडाउन के चलते देश में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। कई मेहमानों से राहुल गांधी गरीब जनता के खाते में सीधे पैसे डालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मांग को भी सरकार ने अनसुनी कर दी। बावजूद इसके राहुल गांधी आम जनता की आवाज उठा रहे हैं। नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। इससे पहले बुधवार को एक अन्य ट्वीट में उन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया था। उन्होंने ट्वीट कर राफेल खरीद को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि प्रत्येक विमान की कीमत 526 करोड़ की बजाय 1670 करोड़ क्यों दी गई, 126 की बजाय सिर्फ 36 विमान ही क्यों खरीदे, एचएएल की बजाय दिवालिया अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में सरकार बचाने के लिए खुद आगे आई सोनिया गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान में गहलोत सरकार को बचाने के लिए खुद सामने आई हैं। वह आज मामले को लेकर पार्टी के राज्यसभा सदस्यों के साथ डिजिटल बैठक करेंगी। हालांकि इस बैठक में कोरोना महामारी की स्थिति, वर्तमान राजनीतिक हालात, चीन के साथ तनाव और कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। सूत्रों के मुताबिक सोनिया की अगुवाई में यह बैठक गुरुवार सुबह प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना महामारी से संबंधित हालात, राजस्थान के राजनीतिक संकट की पृष्ठभूमि में मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति, लद्दाख में चीनी के साथ गतिरोध और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से। इधर राजस्थान में विधानसभा सत्र को लेकर राजभवन व सरकार के बीच जारी गतिरोध बुधवार रात समाप्त हो गया। सरकार के संशोधित प्रस्ताव पर राज्यपाल कलराज मिश्रा ने विधानसभा सत्र 14 अगस्त से बुलाने को मंजूरी दे दी। राजभवन के प्रवक्ता के अनुसार राज्यपाल मिश्रा ने राजस्थान विधानसभा के 5वें सत्र को मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए 14 अगस्त से आरंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इससे पहले राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने बुधवार शाम राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात की। राहुल को अध्यक्ष बनाने की मांग। यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही सोनिया ने कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों के साथ डिजिटल बैठक की थी, जिसमें पार्टी के ज्यादातर सांसदों ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की मांग की थी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पार्टी की कमान देने की आवाज समय समय पर देती रहती हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मांग की है कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष पद दिया जाना चाहिए।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार नौजवानों को रोजगार देने में विफल, 15 साल से युवा हैं उपेक्षित। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने युवाओं को लेकर नीतीश कुमार को घेरा है। तेजस्वी ने कहा कि युवा किसी भी देश के शक्ति पुंज होते हैं। राष्ट्र या प्रांत की शक्ति उसके युवाओं में शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और मानसिकता के द्वारा निर्धारित और परिभाषित होती है। बिहार के युवा वर्ग को पिछले 15 वर्षों में जितना उपेक्षित किया गया है वह संभवतः किसी भी राज्य या देश में कभी नहीं किया गया होगा। युवा वर्ग राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभा पाए, इसके लिए 4 चीजों का होना अत्यावश्यक है। उसमें उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाएं, रोजगार के अवसर, स्वस्थ अर्थव्यवस्था, सामाजिक सौहार्द व अच्छी कानून व्यवस्था होना चाहिए। और बिहार में ये चारों परिस्थितियां युवाओं के प्रतिकूल है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सब कुछ काम चलाऊ दर्रे पर ढकेल दिया गया है। बिहार के विद्यालयों से विद्या को ही गायब कर दिया गया है। विश्वविद्यालयों में एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं रहा जिसकी देश के सर्वश्रेष्ठ 100 संस्थानों में हो सके। कॉलेजों में सत्र का 2 से 4 साल तक के लिए पीछे चलना एकदम आम बात है। नीतीश राज में रोजगार व नौकरियों की बात ना ही की जाए तो बेहतर हो। बेरोजगारी का अंदाजा किसी परीक्षा स्थल या बहाली के लिए ट्रेनों, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की खचाखच स्थिति और युवाओं के संबंधित शहर में लगने वाले मजमे में ही लगाया जा सकता है। एक सीट के हजार आवेदन आते हैं। प्रबंधन व इंजीनियरिंग के छात्र चपरासी और सफाई कर्मी की नौकरी पाने का आवेदन करते हैं। पूरी शिक्षण व्यवस्था को माफिया की तरह करने वाले निजी स्कूलों व संस्थानों की दया पर छोड़ दिया गया है, जो शिक्षा व्यवस्था देख के भविष्य और युवा वर्ग को उड़ान भरने के लिए पंख देता है। इस भ्रष्ट सरकार ने उसी के पंख कतर दिए हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच को मुट्ठी भर समृद्ध लोगों तक सीमित कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था की स्थिति नौकरियों के अलावा रोजगार के अन्य विकल्प खोलता है। युवा वर्ग उद्यम क्षेत्र की ओर बढ़कर अपना भविष्य संवार सकता है, अन्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। सामाजिक सौहार्द व कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति के अभाव में कोई भी सामाजिक व आर्थिक क्रियाकलाप अपने वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता। आए दिन बिहार में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा ही सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है वह किसी से छुपा नहीं है। अधिकतर मामलों को दर्ज नहीं किए जाने और मीडिया की सरकार द्वारा एडिटिंग के बावजूद अपराध के आंकड़े आसमान छू रहे हैं। ऐसी स्थिति में युवा पूरी सकारात्मकता व एकाग्रता से अपने भविष्य को संवारने की ओर कैसे बढ़ सकता है। युवाओं के नकारात्मक होने, हताश होने या गलत मार्ग पकड़ने की पूरी संभावना है। भला ऐसे में कोई युवा प्रदेश की प्रगति में कैसे अपनी प्रतिभानुसार योगदान दे पाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, तेजस्वी का नीतीश पर निशाना, कहा कुर्सी पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था की बखिया उधेड़ कर रख दिया है। यही नतीजा है कि विपक्ष आए दिन सत्तारूढ़ दल पर चढ़कर बोल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ट्वीट के माध्यम से हमला बोलते रहे हैं। बुधवार को तेजस्वी ने कहा है कि गजब माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या 4 महीने से आपने इस साधारण और सामान्य सी मानक प्रक्रिया को अपनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री और उसके प्रावधान और उसके प्रधान सचिव को कहा ही नहीं था। अगर इस गंभीर परिदृश्य में 134 दिन अदृश्य रहने के बावजूद भी ऐसा है तो आपको कुर्सी पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट पर तेजस्वी यादव ने ऐसा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा था कि मैंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कहा है कि अस्पतालों में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से भर्ती मरीजों से प्रतिदिन बात कर उनके स्वास्थ्य की स्थिति, दवा की उपलब्धता एवं उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग का नीतीश कुमार पर फिर निशाना, कहा सुशांत मामले में सीएम की खामोशी से निराशा। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में ताज़ा घटनाक्रम के सामने आने के बाद सीबीआई जांच की अपनी मांग फिर दोहराई है। मंगलवार को पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत के पिता द्वारा एफआईआर दर्ज करवाने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि एक पिता से बेहतर अपने बेटे के मानसिक हालात को कोई नहीं जान सकता। उनके पिता के सिंह ने कहा कि 2013-14 से पहले सुशांत पर कोई मानसिक दबाव नहीं था और वो सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन क्या कारण था कि वो अचानक मानसिक तौर पर दबाव में आ गए? किस मजबूरी में उन्होंने यह कदम उठाया? क्या कोई षड्यंत्र है? यह जांच का विषय है, इसलिए सभी विषय की जांच होनी चाहिए। चिराग ने कहा कि सुशांत के परिवार वालों के एफआईआर के बाद नया पहलू सामने आया है, क्योंकि अभी तक नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म और नेक्सस की बात हो रही थी। हर पहलू की जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई एजेंसियों की जांच से अच्छा है कि सीबीआई से जांच हो। मुंबई पुलिस मामले की जांच पिछले 40 दिनों से कर रही है और पटना पुलिस भी अब जांच कर रही है। ऐसे में कई एजेंसियों की जांच से अच्छा है कि केंद्रीय एजेंसी यानी सीबीआई जांच करे, और यह मांग बड़ी आबादी की भी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल पर राजनीति, राहुल गांधी ने सरकार से पूछे सवाल। 526 करोड़ का राफेल 1670 करोड़ में क्यों? जी हां दोस्तों,
फ्रांस से उड़ान भरकर बुधवार को राफेल की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। दोपहर करीब 3:15 बजे अत्याधुनिक फाइटर जेट राफेल ने अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग की, लेकिन इसको लेकर राजनीति अभी खत्म नहीं हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राफेल को लेकर मोदी सरकार से पूछा कि 526 करोड़ का राफेल 1670 करोड़ का कैसे हो गया। राहुल गांधी ने राफेल के लिए भारतीय वायुसेना को बधाई देते हुए मोदी सरकार से सवाल किए। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि इस बीच केंद्र सरकार जवाब दे सकती है कि राफेल की कीमत 526 करोड़ की बजाय 1670 करोड़ क्यों है, 126 की जगह 36 राफेल क्यों खरीदे गए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।